बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, क्योंकि इससे पहले आप देखें 6 का इनऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट 6 चैप्टर जो हैं इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर नंबर 7 से है। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 7 चैप्टर क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल मीन्स हमारे पास फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, फंडामेंटल इज नाउन एज बेसिक। आप क्या पढ़ेंगे इसमें? फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या लर्न करना है? सबसे पहले तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री जाननी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेज क्या थे, किस ओरिजिन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते थे। ठीक है, फिर हम डिफरेंट मेन 3 सोर्सेज डिस्कस करेंगे, लाइक आप नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या फिर आइसोमेरिज्म की टाइप्स बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी में आता है। तो वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, कंसेप्चुअल पार्ट थोड़ा सा कम है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, अंडरस्टैंड करना है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है जी? 200 साल पहले, ठीक है, मोर देन 200 ईयर्स अगो, केमिस्ट्री ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं टोटली डिफरेंट हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उनका ओरिजिन डिफरेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन डिफरेंट है। उनकी क्या सोच थी? उनकी सोच ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट ओरिजिन से आते हैं, लाइक उनका ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन क्या है? वो मिनरल। ठीक है, मिनरल से, लाइक सॉल्ट एंड सिलिका वगैरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा फेलियर ये भी था, वो ये सोचते थे, कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, उनको हम लैब में भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, उनका बिलीव क्या था? उनका बिलीव ये था, पहले तो वो ये सोचते थे ना कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम नहीं बना सकते। ठीक है, लैब में बना ही नहीं सकते। बिलीव क्या था? बिलीव ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक वाइटल फोर्स के तहत बनते हैं। ठीक है, एक वाइटल फोर्स होती है जिसके तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन जाते हैं। ठीक है, ये उनकी सोच थी 200 साल पहले के जो केमिस्ट थे। फिर 1828 में क्या हुआ? फ्रेडरिक वॉलर आया। ठीक है, फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट यूरिन ऑफ मैमल से, ठीक है, उसने क्या किया? यूरिन ऑफ मैमल लिया और उसको क्या किया? हीट कर दिया। ठीक है, फ्रेडरिक वॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, यूरिन ऑफ मैमल को हीट किया तो हमारे पास यूरिया बन गया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर हुआ वो था यूरिया। फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट यूरिन ऑफ मैमल्स को हीट किया तो हमारे पास यूरिया बन गया। ठीक है, ये उसका रिएक्शन था जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था लैब में प्रिपेयर होने वाला। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं तो उसका फार्मूला बनता है GNH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ठीक है, ये ओपन करके मैंने लिख दिया उसको, ये मेरे पास यूरिया। ठीक है, यूरिया, ये यूरिया सिंथेसाइज हो गया लैब में। अब वाइटल फोर्स थ्योरी टोटली क्या होगी? रॉन्ग प्रूफ होगी। जब वॉलर ने ये कंसेप्ट पेश किया ना तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होगी? रॉन्ग प्रूफ होगी। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि वो लैब में प्रिपेयर हो ही नहीं सकता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते। ठीक है, फिर वॉलर ने आके जब अपना ये कंसेप्ट पेश किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी एक ड्रॉप बैक के तौर पे चलेगी, वो रॉन्ग प्रूफ होगी। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन हमारा। फिर नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे देखते हैं, उसको कैसे हमने डिफाइन किया। क्योंकि अब हमने क्या किया, जब यूरिया बना लिया लैब में, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके बाद फिर बनना शुरू हो गए। ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनना शुरू हो गए और फिर हमने
लैब में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेंसाइज कर लिए, ठीक है। आफ्टर द सेंसिस ऑफ यूरिया हमने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बना लिए, ठीक है, एनालाइज कर लिए। उनमें क्या था, उनमें एक मेजर एलिमेंट हमने देखा, जो मेजर कंटेंट था उनमें कार्बन का था, ठीक है। कार्बन उनका एसेंशियल एलिमेंट था। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए, उसमें मेजर जो कंटेंट था, मेजर एलिमेंट था, वो एसेंशियल एलिमेंट था, वो था कार्बन, ठीक है। या कार्बन था या फिर उसके साथ हाइड्रोजन था, मेजर जो एलिमेंट था, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट हम इसको कह सकते हैं, आप सिंपल एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिर कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन ये बनी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी, हम उसमें डील करते हैं, स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स को। ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। अब ठीक है, वो बात तो ठीक है, आपने कार्बन हाइड्रोजन को तो अंडरस्टैंड कर लिया। अब डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? डेरिवेटिव की बात करें तो आप सिंपल इस चीज को ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि आपने मैट्रिक में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, मीथेन CH4 से आपने सिंपल प्रिपेयर किया था CCl4, आपने प्रिपेयर किया था, ठीक है, CCl4। इसको हम क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, मीथेन का क्लोरीनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड Cl2। ये रिएक्शन आपने मैट्रिक में किया था। अब इस रिएक्शन को देखें तो आप देख रहे हैं मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से, ठीक है, डेरिवेटिव बन गया मीथेन का, ये डेरिवेटिव बन गया, ठीक। कैसे बन गया? हमने मीथेन का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ तो CCl4 बन गया, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए क्लोरीन से, तो इसका मतलब है हमने ड्राइव कर लिया मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं सेम है। ये डेरिवेटिव, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डेरिवेटिव मतलब स्टडी में हाइड्रोकार्बन और उसको डेरिवेटिव कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में इतनी ज्यादा डिफर नहीं कर रही होती, ठीक है। इसलिए हम इसको डेरिवेटिव भी लेते हैं डेफिनेशन में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये सिंपल उसकी मॉडर्न डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया मैंने डेरिवेटिव्स को, कि कैसे हमने डेरिवेटिव्स को भी डेफिनेशन में लिया। अब कुछ इनऑर्गेनिक की कंपाउंड की बात कर लें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो टोटली उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। लाइक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ठीक है। इनकी जो स्टडी थी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की थी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ये थी। अब कुछ फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, नेक्स्ट देखें तो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं डिफरेंट फीचर्स कैसे देते हैं, उनकी रिएक्शंस क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो कौन से सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होगी, बिहेवियर क्या है, नेचर क्या होती है, ये सारे इनकी प्रॉपर्टीज फीचर्स में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला फीचर हमारे पास क्या है जी, पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की ये पेक्युलर नेचर होती है। पेक्युलर मींस, व्हाट इज पेक्युलर? पेक्युलर मींस होता है जी यूनिक, डिफरेंट, डिफरेंट नेचर होती है कार्बन की, ठीक है। और कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसकी नेचर कार्बन की तरह हो, ठीक है। क्या होती है वो? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन अपने जैसे एटम के साथ लिंक करता है, ठीक है, और एक स्टेबल चेन फॉर्म करता है, जो कि मिलियंस ऑफ कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। और ये स्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है, जो चेन होती है ना, स्टेबल चेन होती है। और दूसरा ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, ऐसा कोई एटम नहीं है जो कि अपने जैसे एटम के साथ मिलके, लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये अपने जैसे एटम के साथ मिलके स्टेबल चेन फॉर्म करें, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कार्बन की एक यूनिक नेचर है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे कि सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। आपके पास ये कार्बन है, ये डिफरेंट आपस जैसे, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, ये अपने जैसे एटम के साथ लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। और ये स्टेबल स्टेट चेन फॉर्म कर रहा है, ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये अपने जैसे एटम के साथ लिंक हुआ, ठीक है। ये आगे
चेन बहुत ज्यादा स्टेट मतलब मिलियंस ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं, बाकी इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें तो साथ हाइड्रोजन आप लगा दें, ठीक है, वैलेंसी को सेटिस्फाई आपने कर लेना। तो ये अब कार्बन की प्रॉपर्टी है कि अपने जैसे एटम के साथ में आगे एन लगा देता हूँ कि ये चेन कंटिन्यूसली है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, और ये इधर भी एन हो गया। आपने क्या किया जी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चेन बना दी। अब इसको बोलते हैं जी प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन के, कार्बन अपने जैसे एटम के साथ मिल के कैटिनेशन फॉर्म करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन, अपने जैसे एटम के साथ लिंक करके स्टेबल चेन फॉर्म करना, कैटिनेशन। कैटिनेशन, अब ये थी कैटिनेशन की कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी थी कि वो अपने जैसे एटम के साथ मिलके डिफरेंट और डिफरेंटली मीन स्टेट चेन फॉर्म कर सकता है जो कि मिलियंस ऑफ कार्बन जैसे हो सकते हैं, ठीक है, या ब्रांच चेन भी कह सकते हैं। ये उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी थी। कैटिनेशन की डेफिनेशन भी ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ठीक है, स्टेबल चेन। नेक्स्ट हमारे पास आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन आयनिक करेक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करेक्टर क्या होता है, वो नॉन आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। उनका करेक्टर होता है कि वो नॉन आयनिक करेक्टर शो करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की बात कर लें तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है कंप्लीट ट्रांसफर से, ठीक है, हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल आप बात करें NaCl की। अब NaCl में क्या होता है, Na में हमारे पास लास्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, ठीक है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा इसको दे देता है, शिफ्ट कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है, और हमारे पास जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के दरमियान, Na के दरमियान और Cl के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना, वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक। ये हमारा बन गया जी आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब आयनिक का क्या, कंप्लीट ट्रांसफर से। अब कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो बॉन्ड फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग से। अब कार्बन की बात करें तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अब 4 इसको चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसको 4 चाहिए ना, जिस तरह क्लोरीन को एक चाहिए था लास्ट शेल कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसने इसके साथ शेयर करके कंप्लीट ट्रांसफर करके आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर। इस तरह कार्बन अपने जैसे 4 और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये स्टेबल होगा ना, तो फिर ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। मीथेन की बात कर लें तो अब ये क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास थे लास्ट शेल में और 4 इनके पास होते हैं हाइड्रोजन के पास एक एक, तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, सेम इक्वल शेयरिंग होगी, जिससे बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की आपने एग्जांपल वगैरह देख ली, कोवलेंट, ठीक है, ये जो भी है। इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, सेम शेयरिंग, एक हाइड्रोजन एक एक दोनों शेयर करेंगे तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कार्बन कार्बन की बात कर लें या इसमें अब सेम इक्वल शेयरिंग हो रही है, ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, ये कोवलेंट इन नेचर होता है, ठीक है, इक्वल शेयरिंग होती है, कार्बन इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उसमें जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो कोवलेंट इन नेचर शो करते हैं, ना कि आयनिक शो करते हैं, उसको नॉन आयनिक करेक्टर बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉन आयनिक करेक्टर था कि वो कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं, ना कि आयनिक करेक्टर शो करते हैं, इसलिए हम उसको नॉन आयनिक करेक्टर कहते हैं, सही है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अब कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है तो, और NaCl के दरमियान जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड जो होता है ये होता है पोलर बॉन्ड, ठीक है, ये पोलैरिटी होती है, इसमें पोलर होता है।
लेकिन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर करेक्टर शो करते हैं, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी नॉन पोलर है, ठीक है, ये नॉन पोलर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर, मोस्टली नॉन पोलर करेक्टर होते हैं, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम, अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर मींस कि इनका बिहेवियर, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जैसे कि उसको हम होमोलोगस सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं, कह देते हैं, या उसको एग्जिस्टेंस जो होती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस मींस सेम, होमोलोगस सीरीज मतलब सेम प्रॉपर्टीज। एक सीरीज में ऐसे कंपाउंड्स आएंगे, ये एक सीरीज शो करते हैं कि जिसमें सेम प्रॉपर्टीज वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाई करते हैं, ठीक है। ऐसी सीरीज होती है जिसकी वजह से, अब क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनके रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी प्रिपरेशन वगैरह हमने जो करनी है वो फिर होमोलोगस सीरीज को देख के करनी है, ठीक है। तो इसलिए फिर वो होमोलोगस सीरीज शो करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी सेम होती हैं तो वो होमोलोगस सीरीज शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सिटी मींस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे होते हैं, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से। स्टार्च की एग्जांपल आपकी बुक में है, वैसे प्रोटीन्स और प्रोटीन्स और ये जो होते हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह, इनके स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सिंपल एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च की दी गई है। इसमें क्या होता है, जर्नल फार्मूला है 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ स्टार्च की बात करें तो वो क्या है, C6H10 और O5 है, ठीक है, C6H10O5, ये एक यूनिट है, ठीक है। हमारे पास स्टार्च का एक यूनिट है। अब वो कह रहा है जी n यूनिट मिलेंगे तो ये स्टार्च बनेगा। n मीन इन्फिनाइट, लातदाद यूनिट होते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। अब ये n यूनिट मिलेंगे, इसी तरह ये एक मोनोमर था, एक यूनिट था स्टार्च का, इसी तरह n यूनिट मिलते हैं तो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ये n यूनिट जा रहा है आगे, तो कोई पता नहीं है कितने हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक और नेचर हमें पता चली, क्या, कम्प्लेक्सिटी इन नेचर। नेक्स्ट मूव करते हैं तो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म वो सिंपल डेफिनेशन है कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। हमारे पास ऐसे कंपाउंड को आइसोमेरिज्म हम कहेंगे जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। सिंपल एग्जांपल ब्यूटेन, जैसे कि C4 एंड H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ब्यूटेन का। अब उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, मैं आपको बता देता हूं कैसे। CH3 CH2 फिर CH2 एंड जी नेक्स्ट वन CH3। ये आपने देखा स्टेट चेन स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, इसको N ब्यूटेन कहते हैं, N ब्यूटेन। ये हमारे पास N ब्यूटेन हो गया, ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले का दूसरा स्ट्रक्चर भी ड्रा हो सकता है, वो कैसे है, जैसे कि आप CH3 लिखें, CH2 नहीं CH एंड CH, ठीक है, ये CH3 और यहाँ एक ब्रांच लगा दें, ये ब्रांच मैंने लगा दी, ठीक है। और ये अब हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH CH3। देखें ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया उसमें भी C4H10 बन रहा था, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन, और नीचे भी C4H10 है, इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं, आप इसको 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं, इसका नाम है, ठीक है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ये हमारे पास क्या है जी, आइसोब्यूटेन है, ठीक है। आइसोब्यूटेन वो क्या था, N ब्यूटेन था।
अब आइसोमेरिज्म हमने क्या पढ़ा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। आप दोनों में देखें C4H10 नहीं आ रहा होगा, इधर भी C4H10 इधर भी, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये क्या बन गया, ये आइसोमर्स बन गए एक दूसरे की, ठीक है। ये थी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स हमने की। नेक्स्ट, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, अब इन रेट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर नेचर होती है वो स्लो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो स्टेबल होगी वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी, फास्ट रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो कंपाउंड स्टेबल है, नोबल गैस अचीव कर लिया उसने, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करेगा। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैटलिस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रिएक्शन फास्टर करें, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर क्या होती है, स्लो रिएक्ट करते हैं। लास्ट, सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होती है, सोलिबिलिटी ये होती है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसी भी सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व करके सोल्यूशन वगैरह फॉर्म करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, वो नॉन पोलर, इनकी नेचर क्या होती है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में रेडिली डिजॉल्व होते हैं, ना कि वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, ठीक है। जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, या पेट्रोलियम वगैरह में ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट्स की प्रॉपर्टी यही है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा सॉल्वेंट होगा वो जैसा कंपाउंड होगा वो वैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। अब सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट को आपने पहले भी पढ़ा होगा, डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्वेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सॉल्वेंट जैसा कि सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास शुगर की, घरों में आपने देखा होगा, आप शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो इजीली डिजॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है। अब शुगर हमारे पास क्या है, उसमें शुगर हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, शुगर क्या है, सल्यूट, और हमारे पास जो है वाटर है, H2O है, उसमें H2 हमारे पास क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्वेंट को अंडरस्टैंड करना है, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होता है। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, या फिर हम सल्यूट कौन से होते हैं। सो आपने देखना क्या है, सोलिबिलिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोलिबिलिटी ये होती है कि रेडिली डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है, पेट्रोलियम, ईथर और बेंजीन में, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, बैकग्राउंड हिस्ट्री, फिर हमने डेफिनेशन वगैरह देखी और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसी नेचर शो करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपका आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ आ गया, नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।